हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझे थे। ठीक है। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमने अभी पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, वो कुछ फालतू नहीं है। ठीक है ना। आप लोगों को यूज़लेस लग रहा होगा, अरे क्या है ये, एनसीईआरटी में कहीं इतना ऐसे दिया नहीं हुआ है, मैडम ने क्या पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ ये है कि ना, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हो ना, तो आपको रटना नहीं पड़ता है। वो जैसे मैं कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह से सुनती हूँ कि हमने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ ली है और कम से कम 10 बार और पढ़ेंगे। एनसीईआरटी कोई रटने की चीज़ नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी में टर्म्स ऐसे है, बहुत ही कॉन्साइज वे में है, बहुत ब्रॉड सिलेबस को इन्होंने बहुत कॉन्साइज तरीके से लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी की लाइन रटवाना मतलब रटना है तो मैं फिर यहाँ पे क्यों हूँ। आपको अगर रटना है तो आप लाइन ले बैठो, बुक लेके बैठो और आप उसको रट ले जाओ, लाइन टू लाइन पढ़ो ना। क्या करना है, आप लोग यही करते हो, 4 बार रट लोगे, फिर उसके बाद चलो ठीक है 4 बार पढ़ लिया है, अभी एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार और रट लेंगे। ऐसे नहीं होता भाई। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले जाओगे तो हो सकता है जो रटने वाली जो चीज़ें हैं ना, आप एक बार खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो, ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार उसे रटने की। मतलब ये पूरा जो झंझट है ना कि हमें अभी 2 बार और पढ़ना है, 4 बार और पढ़ना है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी सलाह मानो कि आप ना शॉर्टकट मत अपनाओ। ये जो शॉर्टकट वाला जो रास्ता होता है ना, बहुत भटकाने वाला होता है। अब आराम से ठंडे दिमाग से अगर आपको कुछ करना है, अगर वाकई में आपको नीट के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, तो आराम से बुक लेके बैठो, एक बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, छोड़ दो। ठीक है। रटोगे तो क्या होगा पता है, 2 महीने याद है, अभी 2-4 महीने के लिए नीट का एग्ज़ाम टल जाए कोविड की वजह से, तो क्या होगा, अरे एग्ज़ाम टल गया, फिर से पढ़ना है, फिर से रटना है। क्यों रटोगे भाई। क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज होता है, रट लिया। प्रोफेज में क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन का। ठीक है, एक बार यहाँ पे पढ़ लिया, एनसीईआरटी में रट लिया, फिर 2 बार और पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि कब क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदलता है, क्यों बदलता है, क्या ज़रूरत है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में अंतर क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ डोंट माइंड, बट मेरी ये जो आपको मैं रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को कि ये शॉर्टकट तरीका छोड़ दीजिए। 2 घंटे भी नहीं पढ़ना है आपको, 2 घंटे भी अगर बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, 2 घंटे भी फिजिक्स केमिस्ट्री, कितना शॉर्टकट चाहते हो आप लोग। तो इसलिए मेरी सलाह है कि 2 घंटे आराम से, अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो 2 घंटे का लेक्चर होता है डेली मिला के, आप उसको देख सकते हो। मैं उसमें एनसीईआरटी की सारी लाइन कवर करती हूँ और कॉन्सेप्ट भी आपको बता देती हूँ। ठीक है। चलिए देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि माइटोसिस मियोसिस क्या है। पिछले लेक्चर से हम 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। हमने देखा था ना कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में अंतर क्या है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में अंतर क्या है। ठीक है। तो हम ये हमने ये पाया था कि जो क्रोमेटिन है वो लेस कंडेंस फॉर्म है, और जो क्रोमोसोम है वो थोड़ा ज़्यादा कंडेंस फॉर्म है। ठीक है। तो जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके ऑर्गेनाइज होके आगे चल के क्रोमोसोम बना देते हैं। अच्छा, क्रोमेटिन का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ देखा था हमने, रिकॉल करिए थोड़ा जल्दी से। क्रोमेटिन कहाँ कहाँ देखा था हमने, इंटरफेज के सारे स्टेजेस में, लाइक G1 फेज़ में, एस फेज़ में, G2 फेज़ में। ठीक है। और प्रोफेज़ में, और बता दो मुझे कहाँ देखा था, टीलो फेज़ में, क्योंकि टीलो फेज़ में आगे चल के क्रोमोसोम क्रोमेटिन में डीकंडेंस होता है, क्योंकि क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाएगा तो वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, और जब क्रोमोसोम क्रोमेटिन बनाएगा तो वहाँ पे डीकंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है। G1 फेज़ में जो क्रोमेटिन था वो एक क्रोमेटिड वाला था, यही था ना। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में क्रोमेटिन टर्म बहुत कम दिया है कि प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। आप कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, वहाँ पे क्रोमोसोम नाम दिया है, लेकिन वो एक्चुअली क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्रोमेटिन बहुत कम नाम देते हैं लोग, क्रोमोसोम कहते हैं। तो बस आपको फ़र्क पता होना चाहिए, मीनिंग दोनों का एग्जैक्टली सेम है, बस और बस केवल फ़र्क थोड़ा सा है
कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन का, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। G1 फेज में जो हमने क्रोमेटिन देखा था उसमें एक क्रोमेटिड था, लेकिन S फेज में हमें 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमेटिन दिखे थे, है ना, 2 क्रोमेटिड वाले। G2 फेज में भी सेम यही था, 2 क्रोमेटिड वाले। याद आ रहा है कुछ? प्रोफेज में भी, टीलोफेज में भी, प्रोफेज में भी, मेटाफेज में भी, एनाफेज में क्या हुआ था, ये 2। अब हमें एक चीज़ याद रखना है, प्रोफेज तक तो हमने इसको क्रोमेटिन नाम दिया था, लेकिन मेटाफेज में हम इसको क्रोमोसोम कहने लग जाएंगे, क्योंकि प्रोफेज में ही क्रोमेटिन का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। मेटाफेज में ये इक्वेटर पे आ जाते हैं, और एनाफेज में फिर यहाँ पे सेंट्रोमियर जब टूट जाता है, तो जब सेंट्रोमियर एक था अभी तक, ठीक है, और एनाफेज में जब ये सेंट्रोमियर टूट जाएगा तो एक सेंट्रोमियर और एक क्रोमेटिड इधर आ जाएगा, एक पोल पे आ जाएगा, एक दूसरे पोल पे आ जाएगा। तो उस जगह पे हम कहेंगे कि एनाफेज में अब एक क्योंकि हमने कहा था जब तक सेंट्रोमियर एक है क्रोमोसोम या क्रोमेटिन एक कहलाएंगे, जब सेंट्रोमियर डबल हो गया तो क्रोमोसोम भी डबल हो गए। अब यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हो गया, हालांकि बस डिफरेंस क्या है इसमें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। मतलब क्रोमेटिड तो 2 ही है, पहले भी क्रोमेटिड 2 था, ठीक है। क्रोमोसोम पहले 1 था, अब डबल हो गया। सेंट्रोमियर पहले 1 था, अब 2 हो गया। डीएनए का कंटेंट वही है, मतलब जो वैल्यू है पहले 4C थी, अभी भी 4C है। तो इससे अगर हमें कुछ एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन लगाने हों, जैसे देखिए हमने पिछले लेक्चर में आपको दिया था सी वैल्यू। सी वैल्यू क्या कहा था हमने, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डीएनए। आप देखिए हमने बताया था अमाउंट ऑफ डीएनए इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब n हो गया, ओके। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम में जो डीएनए का अमाउंट होगा उसको हम लोग कहते हैं सी वैल्यू। तो 2 सेट में कितना हो जाएगा, मतलब अगर 2n है, क्रोमोसोम का नंबर 2n है तो वो 2C हो जाएगा, यही है ना, 2 सेट में 2C हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं, ये सब क्वेश्चन देखिए, हालांकि अभी आप कहेंगे कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ कि बच्चे सोचते न्यूमेरिकल नहीं आता है, उठा के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का निकालना बताया था, अमाइनो एसिड, ये सारी चीज़ें, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन आए ना आए व्हाटएवर, कुछ मतलब नहीं उसे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ सेल सी वैल्यू, ठीक है। हाँ, अब आप देखिए सी वैल्यू का जो यूनिट होता है ना, यूनिट, ये पिकोग्राम होता है, एकदम दिमाग में रखिएगा। अब दिया इन अ सेल सी वैल्यू इज 20 पिकोग्राम। अब कोई अगर सेल दिया है और वो मेंशन नहीं है कि ये कौन सी सेल है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि ये एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। ये क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है। जैसे कभी अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है कि एक प्लांट सेल दे दिया, तो वो आपको यूजुअली मानना होता है कि ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की सेल होगी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे टर्म होते हैं कि एग्जामिनर आपको डायरेक्टली दे दिया, तो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपको दे दिया कि ऐसे ऐसे कुछ भी एग्ज़ाम में दे दिया कि यहाँ पे n की वैल्यू निकालिए, अगर सेल डिवीज़न से ही क्वेश्चन पूछा है, तो अगर मेंशन नहीं है माइटोसिस है कि मियोसिस, मेंशन नहीं है, तो भी आपको वहाँ पे माइटोसिस मानना है। तो इसी तरीके से अगर एक सेल दिया हुआ है, सी वैल्यू निकालना है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए वो सेल क्या है, डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो दिया है कि एक डिप्लॉइड सेल में सी वैल्यू 20 पिकोग्राम है, तो व्हाट इज़ द सी वैल्यू ऑफ एग ऑफ दैट प्लांट, या आप ऐसे इन अ प्लांट दिया, इन अ प्लांट सेल, व्हाट इज़ द सी वैल्यू ऑफ एग सेल, ठीक है, एग सेल एंड एंडोस्पर्म सेल। अब आप देखिए सी वैल्यू 20 पिकोग्राम दिया हुआ है, तो आप अब यहाँ पे सी वैल्यू प्लांट सेल डिप्लॉयड है, ठीक है, डिप्लॉयड 20 है, 2n 20 है, और भाई 2 डिप्लॉयड में है तो 20 है। आपको पता है एग क्या होता है, n होता है, तो n कितना हो जाएगा, 10 पिकोग्राम। एंडोस्पर्म, अगेन यहाँ पे आपको दिया नहीं है कि किसका एंडोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एंडोस्पर्म 3n होता है, तो ये कितना हो जाएगा 30n, क्योंकि 30 पिकोग्राम, ओके। हाँ, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म,
एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म एन होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है, याद रखना। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, वाइल एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो अगर जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म निकालना है तो वो भी 10 पिकोग्राम होगा। अब बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सी वैल्यू दिया है, अरे एक ही सी है, नहीं, सी वैल्यू ऑफ डिप्लॉइड सेल, मतलब वो 2n है, 2n का टोटल दिया हुआ है तो वो 20 है, तो n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3n कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन। अब जैसे आपके एनसीईआरटी में एक और सवाल दिया हुआ है कि एक सेल है जिसमें 2n, मतलब जो टोटल क्रोमोसोम है 14 है, टोटल क्रोमोसोम 14 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है, जैसे ओनियन में दिया हुआ, किसी बुक में 14 दिया है, किसी में 16 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है और अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है। ये सवाल दिया है ना ऐसे। तो बताइए कि जीवन फेज में क्या होगा, जीवन फेज में इसका नंबर ऑफ डीएनए अमाउंट ऑफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, G2 में क्या होगा, ठीक है, एनाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा। अगेन ये मेंशन नहीं है किसका मेटाफेज, अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं है किसका मेटाफेज में, माइटोसिस का कि मियोसिस का। तो यू हैव टू कंसीडर द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो ये मेटाफेज हो गया। फिर दिया है एनाफेज। चलो अब बताओ आप मुझे कि जीवन, मतलब स्टार्टिंग में ये 2n कितना है, 14 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि आप बताओ कि जीवन के बाद, जीवन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जीवन में तो यही रहेगा 14 और 2c, ओके। G2 में क्या होगा बताओ ना, क्योंकि S में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ है लेकिन क्रोमोसोम के नंबर डबल नहीं हुए हैं। यू गॉट माई पॉइंट्स, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, तो यहाँ पे G2 में क्या होने जा रहा है, 14 होगा लेकिन 4c हो जाएगा, ठीक है। मेटाफेज में भी 14 रहेगा लेकिन 4c हो जाएगा। बताओ मुझे एनाफेज में क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 और 4c हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट्स। तो ये 28 4c हो जाएगा, ये आपको बहुत। अब चलिए एक और चीज़ यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है। मैंने ये क्वेश्चन में फिर से कह रही हूँ, एक डिप्लॉयड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है। तो आपको निकालना है पहला नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, और तीसरा है अमाउंट ऑफ डीएनए। तो हम लोगों ने 2 तो निकाल लिया है, अमाउंट ऑफ डीएनए निकाल लिया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम निकाल। नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स क्या होगा, जल्दी बताना है। हाँ, जीवन में नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स 14 ही होगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्रोमैटिड्स 14 होगा। आप दिमाग में आ रहा है ना, क्यों 14 होगा, क्योंकि एक आर्म वाला है, केवल एक ही आर्म होगा, लेकिन वही जितना क्रोमोसोम है उतना ही क्रोमैटिड होगा। लेकिन एस में आने के बाद जो क्रोमोसोम होगा उसमें 2 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो एक क्रोमैटिड का जो मेम्ब्रेन है उसमें भी स्प्लिटिंग हो जाती है। अब बताओ मुझे G2 में कितना हो जाएगा, ये क्रोमैटिड्स 28 हो जाएगा, और ठीक है, मेटाफेज में भी 28 है, एनाफेज में कितना है, 28 ही है ना। क्रोमोसोम भी 28 है और क्रोमैटिड भी 28 है, क्योंकि वही क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है, क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे जाते हैं, और उन्हीं क्रोमैटिड को ही क्रोमोसोम कहा जाता है एनाफेज में, क्योंकि वो क्रोमैटिड अपने साथ सेंट्रोमियर लेके जाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि एनाफेज में अगर 50 क्रोमोसोम 60 क्रोमोसोम है, तो बताओ मुझे आप कि वहाँ पे कितने क्रोमैटिड्स होंगे, बता दो जल्दी से। 60 ही क्रोमैटिड्स हैं, क्योंकि एनाफेज में क्रोमैटिड को ही क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमैटिड प्लस सेंट्रोमियर को ही क्रोमोसोम कहते हैं। ये सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी देखिए कंफ्यूज नहीं, हमने G0 स्टेज, G0 स्टेज वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं किया, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। अभी इस साल क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोसिस।
माइटोसिस। हालांकि सेल डिवीज़न 3 टाइप का होता है जिसको हम लोग कहते हैं ए माइटोसिस। तो देखिए एक बार मैं लिख भी दे रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ए माइटोसिस, सेकेंड क्या है माइटोसिस, और थर्ड क्या है मियोसिस। ए माइटोसिस, माइटोसिस में ए माइटोसिस को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेल डिवीज़न, डायरेक्ट सेल डिवीज़न। ये माइटोसिस को हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, इक्वेशनल, और मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल। क्यों ऐसा कहते हैं इसके लिए, माइटोसिस में क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनती है और दोनों सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है और सेल की साइज़ है, डीएनए का अमाउंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट सेल जैसा होता है, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम के नंबर आफ्टर डिवीज़न क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। ए माइटोसिस को हम लोग डायरेक्ट सेल डिवीज़न क्यों कहते हैं, इसमें क्या होता है, हालांकि ये होता कहाँ है पहले हम लोग इसको समझ लें। ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, जैसे बीजीएम में, साइनोबैक्टीरिया में हुआ, ओल्ड प्लांट में होता है, ओल्ड प्लांट्स, क्योंकि ओल्ड प्लांट्स अब उनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, जो ओल्ड सेल्स प्लांट सेल्स होते हैं तो वो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं अपने, मतलब जो भी है, तो ओल्ड प्लांट सेल हो गए। कुछ एंडोस्पर्म में भी ऐसे डिवीज़न होते हैं, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ एंडोस्पर्म में भी ऐसे डिवीज़न होते हैं। हाँ, ह्यूमन की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की जो सेल होती हैं उनमें भी डायरेक्ट डिवीज़न होता है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, याद आ रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या क्या है, ठीक है, बताइए, योक सैक, ठीक है, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस, ये सब है ना, तो उनमें जो है वहाँ पे भी कौन सा डिवीज़न होता है, ए माइटोसिस। ए माइटोसिस डायरेक्ट डिवीज़न इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे भी 2 चीज़ है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है, बस समझने के लिए हम बता दे रहे हैं आपको। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस भी क्या होता है, डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस में ये स्पिंडल फाइबर वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे कि स्पिंडल फाइबर बनना और उसके बाद इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए सेल है, इसके पास न्यूक्लियस है, तो अब पहले क्या होगा कि यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस में ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू होगा और ये सेल है। उसके बाद जब न्यूक्लियस जो है जब न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उसी अकॉर्डिंग ऐसे सेल में भी कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है। तो ये अभी हमारा न्यूक्लियस था, अब दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, ओके। तो इसको हम डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों डायरेक्टली क्या होते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट सेल डिवीज़न कहते हैं। कहाँ कहाँ होता है, हमने अभी आपको बता दिया कि बैक्टीरिया में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है, ठीक है, प्लांट्स के जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं वहाँ पे होगा, ठीक है, ओल्ड प्लांट टिश्यू में होगा। इसके अलावा सॉरी हाँ, आई एम सॉरी, कुछ दिक्कत की वजह से। तो अभी देखिए ओल्ड प्लांट टिश्यूज़ में होगा, इसके अलावा कहाँ होगा, हमने अभी आपको बताया कि ये प्रेजेंट होगा जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में होगा, ओके। तो ये चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। अब देखिए क्या है, अब क्या हम लोग समझेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस समझने के लिए माइटोसिस को हम लोगों ने इक्वेशनल डिवीज़न कहा, ठीक है, माइटोसिस को हमने नाम दिया इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहा, क्योंकि हमने अभी बताया कि यहाँ पे जो सेल डिवाइड करती है तो उनमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, डीएनए का अमाउंट है, एग्जैक्टली पेरेंट सेल जैसा है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशनल डिवीज़न का। अब आप ध्यान दीजिए, माइटोसिस को, माइटोस का मतलब क्या होता है, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, ठीक है, तो क्यों इसको हम थ्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन प्लांट्स में इसको स्ट्रासबर्गर ने ऑब्जर्व किया था, स्ट्रासबर्गर, और एनिमल्स में इसको फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था। किसने ऑब्जर्व किया था, फ्लेमिंग ने। तो प्लांट्स में इसको स्ट्रासबर्गर ने ऑब्जर्व किया था और एनिमल्स में फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। माइटोसिस होता कहाँ है? तो माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए सबसे पहले कहाँ होता है माइटोसिस, ध्यान से सुनना है। माइटोसिस होता है इन सोमैटिक सेल, जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं उनमें होता है। इसके अलावा आपको पता है, आप समझते हैं कि माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है और मियोसिस जर्मिनल सेल में होता है ना। जर्मिनल सेल में मियोसिस होने के बाद तब गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स का बनना जो है वो मियोसिस के द्वारा संभव हो पाता है। लेकिन आप बताइए, कभी आपने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा है तो वहाँ पे उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस में क्या आपने बस मियोसिस पढ़ा है? मियोसिस लास्ट में होता है, ठीक है। जो प्रोलिफरेशन स्टेज है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज है, इन सब में माइटोसिस ही तो होता है ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हालांकि जो मियोसिस है हम लोग कहते हैं जर्माइनल सेल में होता है। मियोसिस कहाँ होता है? जर्माइनल सेल में। लेकिन जर्माइनल सेल में मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होता है, ठीक है। तो इन जर्माइनल सेल ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज, तो मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान जर्माइनल सेल में भी माइटोसिस होता है। तीसरा कहाँ होता है माइटोसिस, बताइए मुझे। हाँ, अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि माइटोसिस और कहाँ होता है। हाँ, एक चीज़ आपको याद ये रखना है। हाँ, तीसरी चीज़ ये है, इन सम इंसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप पढ़ते भी हो। इन सम इंसेक्ट लाइक हनी बी जानते हैं, ठीक है। हनी बी में इन ड्रोन्स, ड्रोन क्या है? हैप्लॉइड होता है। अरे भाई बताओ आप मुझे कि जब ड्रोन हैप्लॉइड है तो वो गैमीट कैसे बनाएगा, वो स्पर्म कैसे बनाएगा, वो मेल गैमीट कैसे बनाएगा? क्योंकि स्पर्म बनाने की प्रोसेस में मियोसिस कराना पड़ता है। मियोसिस अगर कराने लग जाएगा तो उसका स्पर्म n/2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ड्रोन में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस माइटोसिस से होता है। तो इन सम इंसेक्ट लाइक इन ड्रोन, क्योंकि ड्रोन की बॉडी खुद ही हैप्लॉइड है, ठीक है, तो उसकी सारी सेल्स हैप्लॉइड होंगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस वाया माइटोसिस। यहाँ तक। हाँ, अब जो आपके एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स हैं उसको आपको याद रखना होगा। एनसीईआरटी में आपके पॉइंट्स ये है, इन एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स माइटोसिस ओनली अकर्स इन डिप्लॉइड सेल। अरे ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनिमल में माइटोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन ये आपको पता होना चाहिए। इसका एक्सेप्शन ड्रोन है। ड्रोन में माइटोसिस हैप्लॉइड में हो रहा है, तो ये लाइन इनको लिखना ही नहीं था, क्योंकि अगली लाइन को इन्होंने डिफरेंशिएट किया है इससे। अगली लाइन को इन्होंने डिफरेंशिएट किया है कि इन प्लांट्स माइटोसिस अकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो इन्होंने ऐसा बता दिया कि चलो प्लांट में हैप्लॉइड सेल में भी होता है, डिप्लॉइड सेल में भी होता है माइटोसिस, लेकिन एनिमल्स में केवल डिप्लॉइड सेल में होता है। ऐसा लिखना नहीं था, हालांकि इन्होंने लिखा है। तो यू हैव टू कंसीडर दीज 2 पॉइंट्स, क्योंकि एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी की चीज़ें आपको माननी पड़ेगी, वो गलत हो सही हो कुछ भी हो। हाँ, हम लोग पढ़ाते टाइम बता सकते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए था, वो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन आप क्योंकि एनसीईआरटी में तो इन्होंने माइकोप्लाज्मा का डायमीटर अलग दिया है, पीपीएलओ का डायमीटर अलग दिया हुआ है। तो अगर आपको बुक में आता है एनसीईआरटी में दोनों अलग अलग पूछा है, तो आपको पीपीएलओ सबसे छोटी सेल मारनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो इसी तरीके से एनिमल्स में माइटोसिस इन्होंने बताया केवल डिप्लॉइड सेल में है, प्लांट्स में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में होता है। हालांकि आपको ये दिमाग में रखना है कि एनिमल्स में भी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है, बट यू हैव टू कंसीडर दीज पॉइंट्स फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये है आप। अब देखिए, हम लोगों को माइटोसिस के स्टेजेस देखने हैं। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, इसको बड़े ध्यान से समझना है। हमें स्टेजेस ऑफ माइटोसिस पढ़ेंगे, अगर हम माइटोसिस की स्टेजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पहले क्या पढ़ना होगा भाई? इंटरफेज पढ़ना होगा ना। कोई भी सेल है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये इंटरफेज में कोई सेल है, तो पहले तो वो इंटरफेज में जाएगी, उसके बाद वो एक्चुअली डिवाइड करेगी, है ना। एम फेज का मतलब डिवाइडिंग होता है, और वो अगर माइटोसिस है तो मतलब माइटोसिस जो एम है, अगर सोमैटिक सेल है तो उसको हम माइटोसिस कहेंगे, और अगर जर्माइनल सेल है तो उसको मियोसिस कहेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई सेल माइटोसिस करने जा रही है, तो क्या
प्रोफेज से स्टार्ट हो जाएगी, प्रोफेज से स्टार्ट होगी जो उसकी डिवीज़न की जो प्रोसेस है, नहीं, वो पहले सेल ग्रोथ होगा, इंटरफेज में एंटर करेगा और इंटरफेज के बाद तब जाके एक्चुअली वो डिवाइड करेगी। तो पहले हम इंटरफेज में क्या होने जा रहा है, ये हमारा इंटरफेज, और तब जाके ये डिवीज़न फेज होगा, डिवीज़न फेज होगा एक्चुअली में जो डिवाइड करती है। तो डिवीज़न फेज में आपको पढ़ना होगा कैरियोकाइनेसिस, आई ऑलरेडी डिस्कस, और इसमें उसके बाद साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। एक्चुअली आज कुछ दिक्कत है तो मैं बार बार चेक कर रही हूँ फ़ोन को। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइटोसिस, इंटरफेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये देखिए इंटरफेज में हम लोग देखते हैं कि क्या है, G1 है, एक बार रिकॉल करिए, S है और क्या है, G2 है। G1 को हमने क्या कहा था, गैप 1, S को सिंथेसिस फेज और G2 को हमने गैप 2 कहा था। G1 को ग्रोथ 1 भी कहते हैं, ठीक है ना, G1 को हम लोग ग्रोथ 1 भी कहते हैं। हमने बताया था कि अगर ये G1 फेज है तो G1 सबसे बड़ा होता है S, और G2 फिर ये क्या है, M है, M सबसे छोटा होता है, 1 घंटे का होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए, फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप देखिए, आप इस चीज़ को ध्यान समझना। हम एक सेल ले रहे हैं और वो माइटोसिस करने जा रही है। तो सपोज करिए कि हमारा ये सेल है, ठीक है, एक सेल हमने ले लिया और वो करने जा रही है माइटोसिस। तो उस माइटोसिस करेगी तो सबसे पहले मान लीजिए इसमें 4 क्रोमोसोम है। अब ऐसे दिया है इसमें 4 क्रोमोसोम है भाई, ओके, 4 क्रोमोसोम है, मतलब 2n यहाँ पे क्या होने जा रहा है, 2n क्या है, 4 है। और इसके टोटल डीएनए कंटेंट को हम लोग क्या कहेंगे, 2C कहेंगे, याद आ रहा है ना, डीएनए टोटल डीएनए कंटेंट को 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम में टोटल डीएनए कंटेंट को हम 2C कहेंगे। 2n4 है, मान लीजिए क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी है, क्रोमोसोम 2 की 2 कॉपी है। अब इसमें कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है ज़रा सा बताइए तो, 2 सेट हैं, एक सेट में 1 2 है, ठीक है ना, 1 2 एक सेट में है और दूसरे सेट में 1 2 एक फादर से आया है और 1 2 एक कहाँ से आया है, मदर से आया है, ठीक है। तो हमारे पास भी जैसे हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेज में G1 फेज में आपको पता है ये क्रोमेटिन के फॉर्म में है। क्रोमेटिन में कितने क्रोमेटिन हैं, एक ही क्रोमेटिन वाला है। जब ये S फेज में आएगा तो क्या होगा बताइए, अगर मान लीजिए ये सेल S फेज में आ गई, आप समझिए सेल अगर S फेज में आ गई तो यहाँ पे 2n तो 4 ही होगा, क्रोमोसोम सेम रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिन है वो 2 क्रोमेटिड वाला हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना, बताइए ना, मुझे बताया था मैंने, 2 क्रोमेटिड वाला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2n4 ही है, सेंट्रोमियर तो 4 ही है, तो 4 ही क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। ये S फेज में होगा, G2 फेज में होगा। तो इंटरफेज के बाद, G2 फेज तक हमने बताया, इंटरफेज के बाद अब हम लोग आते हैं एक्चुअली में कैरियोकाइनेसिस पढ़ते हैं। तो माइटोसिस में अब हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें आप पहला पढ़ेंगे प्रोफेज, ध्यान देना है, दूसरा है मेटाफेज, मेटाफेज, और तीसरा है एनाफेज, और चौथा है टीलोफेज। क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं ये आपको थोड़ा सा बस केवल 10 मिनट में समझ लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। और साइटोकाइनेसिस तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि साइटोकाइनेसिस में क्या होने जा रहा है। हाँ, एनिमल में कैसे साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न सेल फरो मेथड से होगा, और प्लांट में ये कैसे होगा, सेल प्लेट मेथड से होगा, ठीक है। तो प्लांट्स में कैसे होगा, सेल प्लेट मेथड से। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अभी हमें पता है कि ये सेल हमारी है इंटरफेज में। इंटरफेज में ये न्यूक्लियस हमने बना दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह एकदम अच्छे से है। 4 यहाँ पे क्रोमोसोम है ना, 4 क्रोमोसोम। आपको पता है चारों क्रोमोसोम आपको कैसे दिखेंगे, बताइए। चारों क्रोमोसोम दो ईच क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं, 2, क्योंकि वो S फेज से होके आया हुआ है। तो बताइए मुझे यहाँ पे 2n तो 4 है, लेकिन अमाउंट कितना है, 4C है ना, अमाउंट कितना है, 4C है, क्योंकि S फेज से होके आया है। तो चलिए सबसे पहले क्या है, ये कहाँ पे है, ये सेल इंटरफेज में, इंटरफेज में। हाँ, अब मैंने इंटरफेज में आपको ये सारे के सारे क्रोमोसोम तो बड़े अलग तरीके से दिखा दिए हैं।
मतलब सब डिस्टिंक्ट दिखा दिया है। लेकिन अभी मैंने बताया था कि क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट नहीं होते, वो इंटरविंगल्ड होते हैं। तो इंटरफेज तक डीएनए या क्रोमोसोम आपस में इंटरविंगल्ड होते हैं, ठीक है। जब क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कंडेंस होने लगता है तब ये डिस्टिंक्ट दिखाई देते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, ओके। अब हम आते हैं प्रोफेज में। सबसे पहला जो पॉइंट है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होने जा रहा है, देखिए प्रोफेज में दो चीज़ें हैं, एक है अर्ली प्रोफेज और दूसरा है लेट प्रोफेज। अंतर क्या है इनमें, बस आपको ध्यान से समझना है। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ समझिए, यहाँ पे सेंट्रियोल भी होगा। सेंट्रियोल कितना होगा बताइए, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर चुका है ऑलरेडी। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस फेज में हुआ है, क्योंकि अगर ये एनिमल सेल है तो एस फेज में साइटोसॉल में सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर चुका है। तो प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज में सबसे पहली चीज़ ये होती है, मैं अर्ली प्रोफेज को बता रही हूँ, सबसे पहली चीज़ जो घटती है वो ये होती है, सेंट्रियोल मूव्स अपोजिट साइड। सेंट्रियोल मूव्स अपोजिट साइड। सेंट्रियोल कहाँ मूव करने लगते हैं, अपोजिट साइड में। एक इधर आने लगेगा, ठीक है, और एक इधर है, ये एक इधर आएगा, दूसरे साइड में आएगा, अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल जाने लगते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, बहुत ध्यान से समझना है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि सारे के सारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर मेम्ब्रेन, ठीक है, गोल्जी मेम्ब्रेन, सब डिसइंटीग्रेट होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, डिसइंटीग्रेट। आप समझ रहे हैं ना, डिसइंटीग्रेट, सब टूटने लग जाएंगे। और तीसरी चीज़ क्या है, क्रोमोसोम। अब आपको दिया है क्रोमोसोम कंडेंस होने लगता है। क्रोमोसोम क्या होने लगता है, कंडेंस। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, अब ऐसे एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए, एक्चुअली कंडेंसेशन किसका होता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कंडेंस होके, क्रोमैटिन कंडेंस होता है, कंडेंस, तो क्या बनाने लग जाता है, क्रोमोसोम। चलिए ठीक है, ये अर्ली प्रोफेज में हुआ। एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, यहीं पे लेट प्रोफेज में क्या होता है, एक चौथी चीज़ जो होती है वो दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, माइक्रोट्यूब्यूल का ऑर्गेनाइजेशन होने लगता है, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन, माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये माइटोटिक स्पिंडल क्या है, स्पिंडल फाइबर है, ओके, स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर कैसे बना, किससे बना है बताया मैंने आपको, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना है। किससे बना है, ट्यूब्यूलिन। तो ये प्रोटीनेशियस है ना, ट्यूब्यूलिन किससे, स्पिंडल फाइबर किसका बना है, माइक्रोट्यूब्यूल का, और माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। तो प्रोफेज में चार चीज़ें होती हैं, सेंट्रियोल अपोजिट साइड पे जाने लग जाते हैं, सारी की सारी मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होने लग जाता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़, आप हमेशा याद रखेंगे ना कि यहाँ पे अब ये सारे के सारे क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट दिखाई देने लगते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब इंडिविजुअल दिखाई देने लगते हैं। इंटरफेस तक सब इंटरविंग थे, ठीक है, इंटरविंगल थे, ओके। अब हम अगली चीज़ क्या देखेंगे, अगली चीज़ हमें ये समझना है कि अब इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो डायग्राम में हमने क्या देखा, डायग्राम में हमने देखा कि ये सब मेम्ब्रेन वगैरह डिसइंटीग्रेट हो चुकी हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया है। और अब ये जो है ए सेंट्रियोल एक पोल पे, सेंट्रियोल मतलब आप ये मत समझना कि एक डिस्टल चला गया उधर, प्रॉक्सिमल इधर चला आया, दो सेंट्रियोल पढ़ा था, नहीं, जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल दोनों मिल के इनका डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये डबल डबल हो जाते हैं। तो एक सेंट्रियोल यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, मतलब सेंट्रियोल में दोनों आ जाएंगे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस सेंट्रियोल से दो टाइप के स्पिंडल फाइबर बनते हैं, सॉरी दो टाइप के रेज निकलते हैं। ये सेंट्रियोल दो टाइप की रेज निकालती है, एक छोटी रेज होती है और दूसरी बड़ी रेज होती है। ऐसे जो छोटी रेज होती हैं उनको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं, एस्ट्रल रेज, थोड़ा समझ लीजिए। जो बड़ी रेज होती हैं उसको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो आप ध्यान दीजिए, ये दोनों का फॉर्मेशन किसने किया, सेंट्रियोल ने, दोनों का फॉर्मेशन किसने किया, सेंट्रियोल ने। अब ये देखिए सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज, मेरी बात ध्यान से सुनना है, सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज को मिला के हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज को मिला के कहते हैं एस्टर। और एनिमल सेल में क्योंकि दो एस्टर हैं,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसीलिए एनिमल सेल की एनिमल माइटोसिस को हम लोग एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, जबकि प्लांट में सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है। तो केवल स्पिंडल फाइबर बनेगा, हम आगे बताएंगे इसको, इसलिए प्लांट को एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। तो एनिमल सेल को एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, प्लांट सेल को एनेस्ट्रल कहते हैं। एनिमल को एम्फीएस्ट्रल कहते हैं क्योंकि 2 है, ठीक है, 2 है। तो सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज एस्टर हो गया। अब इस एस्टर मतलब सेंट्रियोल प्लस एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर मिलके हम कहते हैं स्पिंडल एपरेटस। क्या कहते हैं? स्पिंडल एपरेटस। तो स्पिंडल एपरेटस भी किसका फीचर है? एनिमल सेल का है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, स्पिंडल एपरेटस कहाँ होता है, प्लांट में कि एनिमल में? एनिमल में, क्योंकि एनिमल में ही सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल एस्ट्रल रेज मिलके एस्टर बनाएगा, एस्टर फिर स्पिंडल फाइबर, इसको मिलके हम क्या कहते हैं? स्पिंडल एपरेटस। प्लांट में स्पिंडल फाइबर है लेकिन एनिमल में स्पिंडल एपरेटस है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्पिंडल फाइबर हो गया बड़ा और ये सारे क्रोमोसोम इस तरीके से है। तो चारों के चारों जो क्रोमोसोम हैं वो इस तरीके से बिखरे हुए हैं, ओके, सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम ऐसे बिखरे हुए हैं। 4 क्रोमोसोम, ये सब कितने क्रोमेटिड वाले हैं? 2 क्रोमेटिड। दूसरे नेक्स्ट में क्या होता है? दूसरा है मेटाफेज। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन क्या मार्क करता है कि अब जो है कि ये सेकेंड फेज माइटोसिस का स्टार्ट हो गया है। तो मेटाफेज में क्या होता है? 2 चीज़ होती है। पहली चीज़ तो ये है कि जो ये हैं क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम अटैच टू स्पिंडल फाइबर, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच। अब आपको बताया था मैंने कि ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पे ऐसे डिस्क शेप, सेंट्रोमियर के बगल में डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या होने जाता है कि जो काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मान लीजिए हमने ये क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, ये काइनेटोकोर है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना ऐसे जुड़े हैं। तो स्पिंडल फाइबर में क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हमने आपको बताया था, एक एंड होता है इसका माइनस और दूसरा एंड होता है प्लस। तो प्लस एंड हमेशा किधर होता है? क्रोमोसोम की तरफ होता है। प्लस एंड इस फाइबर का क्रोमोसोम की तरफ होता है। बाद में क्योंकि ये प्लस एंड एक दूसरे को रिपेल करेंगे तब जाके सेंट्रोमियर क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। तो अभी आप इतनी बात ध्यान से समझिएगा कि ये आके स्पिंडल फाइबर जुड़ गए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है ऑल क्रोमोसोम्स अलाइंड एट, सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइंड एट मेटाफेजिक प्लेट या एट इक्वेटर। सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ आ जाते हैं? इक्वेटर, और इस इक्वेटर को हम लोग कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ जाते हैं? इक्वेटर पे। एक चीज़ आप याद रखिएगा, दिस इज़ द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मार्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी, और क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को हम लोग कहते हैं कैरियोटाइप, कैरियोटाइप, इसकी स्टडी को कहते हैं कैरियोटाइप। अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्रोमोसोम का साइज़ की सबसे अच्छी, साइज़ को स्टडी करने का सबसे अच्छा स्टेज कौन है, तो आप बताएंगे वहाँ पे एनाफेज। क्या बताएंगे? एनाफेज। आगे हम लोग एनाफेज में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्फोलॉजी आपसे पूछ दिया तो जो कैरियोटाइप पूछ दिया तो उसमें क्या है? मेटाफेज है। दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटाफेज। हमें इतनी चीज़ पता है। हाँ, अगर आपसे किसी ने पूछा कि कैरियोटाइप, ठीक है, कैरियोटाइप तो हमें पता है कि दिस इज़ द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मार्फोलॉजी। व्हाट इज़ द जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि कौन सा क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, कौन सब मेटासेंट्रिक है, कौन टीलोसेंट्रिक है, पहला दूसरा वाला क्रोमोसोम, मतलब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इडियोग्राम। क्या नाम देते हैं? इडियोग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो मेटाफेज में क्या हुआ? मेटाफेज में देखिए जो क्रोमोसोम हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम 2n 4 था ना, 2n 4 था, और हमने आपको बताया कि 2n अगर 4 है, इस तरीके से हम बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाने जा रहे हैं, पहले ही आपसे बता दिए। यहाँ पे एस्टर है, 2 एस्टर है, और ये सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पे आ गए? मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए, ओके, इक्वेटर पे आ गए। अब एनाफेज में क्या होने जा रहा है? तो हम लोग देखते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? 2 चीज़ होंगी।
एनाफेज में सबसे पहली चीज़ होती है स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर टूट जाता है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड क्रोमैटिड सेपरेशन, क्रोमैटिड्स सेपरेशन, सेंट्रोमियर टूटा, क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। और दूसरा है मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड एट अपोजिट पोल, क्रोमैटिड कहाँ चले जाते हैं, अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सेग्रीगेशन, क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको हम कहेंगे सेग्रीगेशन, 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 ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अगर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो पाते हैं, मेरी बात ध्यान सुना है, सॉरी, यहाँ पे क्रोमैटिड सेपरेशन को कहते हैं सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड को कहते हैं सेग्रीगेशन। अगर क्रोमैटिड कभी सेपरेट नहीं हो पाया, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक सेल है और वहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, बाद में एक सेल में एक क्रोमोसोम जाना था, दूसरे सेल में एक क्रोमोसोम जाना था, मान लीजिए मियोसिस है, ठीक है, मियोसिस के दौरान क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, वो आगे हम आपको बताएंगे, तो ये डीएनए रेप्लिकेट करके इस तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए क्या होने जा रहा है कि अगर एक सेल में एक क्रोमोसोम जाना है, दूसरे में किसी रीज़न से क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो पाए, क्रोमैटिड का सेपरेशन कहाँ होता है, एनाफेज में, तो क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो पाए तो दोनों क्रोमैटिड एक ही सेल में चला गया, एक में कुछ नहीं आया, एक में कुछ नहीं आया, इसको हम लोग कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। एंड नॉन डिसजंक्शन, मेरी बात एकदम ध्यान समझना, ये है आपके जेनेटिक्स में नॉन डिसजंक्शन, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम्स, क्योंकि हम लोग क्रोमोसोम आगे देखेंगे, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन विच रिजल्ट इन एन्यूप्लॉइडी, जो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में आप पढ़ते हैं हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, ठीक है ना, किसी सेल में अगर 2n से कम हो गया, 2n से ज़्यादा हो गया, तो होता क्या है, एक ही सेल में सारे क्रोमोसोम चले जाएंगे, क्रोमैटिड चले जाएंगे, तो वो 2n प्लस हो जाएगा, एक में कुछ नहीं गया तो वो 2n माइनस हो जाएगा। तो आप याद रखें, एन्यूप्लॉइडी का मेन रीज़न क्या है, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन कब हैपन होता है या कब होता है, ड्यूरिंग द एनाफेज। और नॉन डिसजंक्शन क्या है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ either sister chromatids or homologous chromosome is called as non disjunction। तो ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा। तो इसमें क्या हुआ है, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, क्रोमैटिड सेपरेट कर गया और क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे चले गए। तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, ध्यान देना है आपको, कंडीशन ऐसी हुई कि यहाँ पे एक पोल पे ऐसे क्रोमोसोम आ गए, ठीक है, 4 थे ना, तो 4 क्रोमैटिड एक पोल पे आ गए और 4 क्रोमैटिड दूसरे पोल पे आ गए, ठीक है। अब बताइए मुझे एक बात, बताइए मुझे कि यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स हैं। अभी तक 4 क्रोमोसोम थे, अभी तक 4 क्रोमोसोम थे और क्रोमैटिड कितनी थी, 8 थी। अब बताइए मुझे कितने क्रोमोसोम हैं, 8 क्रोमोसोम हैं और क्रोमैटिड भी 8 ही है, क्योंकि सेंट्रोमियर जब डबल हो गया तो सेंट्रोमियर प्लस क्रोमैटिड को हम लोग कहेंगे एनाफेजिक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम भी 8 हो गया, मतलब यहाँ पे 4n हो गया और 4c हो गया, 4n हो गया और 4c हो गया। एक चीज़ आप देखिए, एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द साइज ऑफ द क्रोमोसोम, टू स्टडी द साइज ऑफ द क्रोमोसोम। अब जैसे हमने आपको बताया था क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, मतलब सेंट्रोमियर एकदम बीच में है, तो एनाफेज के दौरान ऐसा शेप बनेगा ना, एकदम सेंट्रोमियर बीच में है, तो जब अपोजिट पोल पे खींचेंगे तो ऐसा शेप बनेगा, मतलब ये वी शेप्ड। मेटासेंट्रिक है तो वी शेप्ड। सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म थोड़ा छोटा एक बड़ा है, तो साइज ऐसे बनेगा, एक छोटा एक बड़ा, मतलब सब मेटासेंट्रिक है ये, तो एल शेप्ड बनेगा। एनाफेज के दौरान इसका शेप कैसा हो जाएगा, एल शेप्ड। इसी तरीके से जो एक्रोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा ये और है, तो ये बन जाएगा जे शेप्ड। क्या बन जाएगा, जे शेप्ड। और टीलोसेंट्रिक में तो टर्मिनल है, तो ये आई शेप्ड।
तो क्या क्या है, मेटा, सब मेटा, एक्रो और टीलो में वी एल जे आई शेप। तो एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द साइज ऑफ द क्रोमोसोम। गुड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला लास्ट क्या है, टीलोफेज। और हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा, सेल डिवीजन की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज प्रोफेज होती है और सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज एनाफेज होती है। सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज क्या है, एनाफेज है, और सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, प्रोफेज है। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द टीलोफेज, द लास्ट स्टेज ऑफ द mitosis karyokinesis, telophase. It is exactly the opposite of the prophase. ये क्या होता है, opposite of prophase। ये प्रोफेज का क्या होता है, अपोजिट होता है। प्रोफेज में क्या हुआ था, जल्दी बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारे के सारे मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गए थे, यहाँ पे सारे के सारे मेम्ब्रेन रीफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, स्पिंडल फाइबर बना था, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर टूटना शुरू कर देंगे। वहाँ पे क्या हुआ था कि आपके जो ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कंडेंस हुआ था, यहाँ पे क्रोमोसोम अगेन क्रोमैटिन में डी कंडेंस हो जाएगा। तो क्रोमोसोम डी कंडेंस, अब देखिए, आप भूलेंगे नहीं इसको, किसमें, क्रोमैटिन में, डी कंडेंस हो जाएगा क्रोमैटिन में। ओके, तो ये सारी चीज़ें टीलोफेज में होंगी। अब टीलोफेज के बाद क्या होगा कि न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। जब न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, दोनों, और यहाँ पे आपको पता ही है कि ये चारों इस तरीके से क्रोमोसोम क्रोमैटिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब एनाफेज में हमने देखा था एक पोल पे 4 क्रोमैटिड थे, दूसरे पोल पे 4, तो वो चारों फिर 4 क्रोमैटिन बना लेंगे, ठीक है, इधर 4 क्रोमैटिन बन जाएगा। तो अब ये न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, एक तरफ 2n2c हो गया और दूसरी तरफ 2n2c हो गया ना। अब क्या होगा, फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसेगी, हमने आपको बताया था। अगर एनिमल सेल की बात करें तो 1, 2, जब साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल बन जाएंगी, और 2 सेल बन जाएंगी तो एक सेल में 2n2c हो जाएगा और दूसरे सेल में 2n2c हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि साइटोकाइनेसिस कैसे होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है, समटाइम्स कैरियोकाइनेसिस तो होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। मतलब एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, उसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता जा रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज, और ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस स्टेज इन न्यूक्लियस टॉपिक। हमने आपको बताया था न्यूक्लियस टॉपिक में मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज, और इससे एनिमल में हम सिंसाइसियम कहते हैं और प्लांट में इसको हम सिनोसिटिक कहते हैं। अब आप एनसीईआरटी रटे हो गई, तो वहाँ पे प्लांट, एनिमल में प्लांट का एग्जाम्पल दिया है, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, और उसको दिया है सिंसाइसियम। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे कि एनिमल में हम इसको सिंसाइसियम ही कहेंगे, ठीक है, और प्लांट में इसको हम सिनोसिटिक ही कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इतना एक इन जनरल वे की बात करें कि एनिमल में हम इसको जनरली सिंसाइसियम कहते हैं, प्लांट में सिनोसिटिक कहते हैं, तो कह दिया कि चलो ठीक है कि एनिमल में भी हम इसको, प्लांट में भी हम इसको सिंसाइसियम कहते हैं। एनिमल का एग्जाम्पल हमने मसल सेल्स बताया था आपको, कौन सी मसल, स्ट्रिएटेड मसल, और प्लांट में हम एंडोस्पर्म बताए थे। तो क्या है एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। When karyokinesis is not followed by the cytokinesis, तो वो कंडीशन हो जाएगी मल्टीन्यूक्लिएट। ठीक है, और अब लास्ट इसमें आपको माइटोसिस का सिग्निफिकेंस दिया है कि क्या ज़रूरत है माइटोसिस होने की। तो आप बस वही सीधी सी चीज़ है, आप उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में जिस भी पेज पे दिया है। सिग्निफिकेंस बस यही है कि भाई देखिए, सेल ग्रो करती है, ठीक है, सेल ग्रो करेगी, आपका एब्जॉर्प्शन वगैरह की प्रोसेस सेल के अंदर होगी, तो उसमें ग्रोथ होगी, और अगर ग्रोथ हो रही है तो उसका इंडेक्स बिगड़ेगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ेगा, उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो बिगड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे माइटोसिस हो जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि सेल रिपेयर हो रहा है, सेल में अगर कोई डैमेज हो गया तो सेल को रिपेयर करना है, डैमेज भरने के लिए तो सेल को डिवाइड करना है। ठीक है, तीसरी चीज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जो है वो कहाँ पहुँचती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की एग्जैक्ट कॉपी को अगर आपके ऑफस्प्रिंग तक पहुँचाना है तो माइटोसिस करना है।
ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को एग्जैक्ट पहुंचाता है ये, क्योंकि डिवीज़न के बाद कोई चेंजेस नहीं आता है। जो डॉटर सेल्स बनती हैं एग्जैक्टली किसके जैसी होती हैं, पेरेंट सेल के जैसी होती हैं। चौथी चीज़ ये है कि जैसे प्लांट है, तो प्लांट में कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो मैंने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस होती रहती है। तो माइटोसिस के ये सारे सिग्निफिकेंस हैं। माइटोटिक पॉइजन वगैरह आप लोगों को पढ़ना नहीं है, जैसे आप कॉल्चिसिन पढ़ते हैं, ठीक है। माइटोटिक पॉइजन है, कॉल्चिसिन क्या करता है, वो क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर देता है, डबल कर देता है। तो ये तब सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम एकदम डिटेल में हमने आपको बताया कि आपको रटना नहीं है। अब पहली चीज़ तो ये ध्यान देना है कि आपको रटना नहीं है, चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से समझ जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले जाइए। वो एनसीईआरटी को जो 5 बार 10 बार पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़िए, एक बार समझिए, क्वेश्चन लगाते जाइए। कुछ चीज़ नहीं आ रही, अपनी नोट उठाइए, उसको पढ़िए। पहली चीज़ आप अपना नोट बनाना सीखिए। वो एनसीईआरटी को रंग रंग के पढ़ने वाली जो आदत है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।